किसी भी इंसान की काबिलियत उसके बल से नहीं, उसकी बुद्धि से होती है, उसके गुणों से होती है। आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक सम्राट जो अब बूढ़ा हो गया था, अब उसके 3 बेटों में से किसी एक को सम्राट बनाना था। लेकिन सम्राट के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसके तीनों ही पुत्र बल से, बुद्धि से एवं एक से बढ़कर एक गुणों से परिपूर्ण थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाए। वह पिछले कई महीनों से इसी उलझन में था। वह चाहता था कि इनमें से कोई एक व्यक्ति उनका श्रेष्ठ उत्तराधिकारी बने, पर कौन? क्योंकि तीनों ही पुत्र बल से, बुद्धि से एक से बढ़कर एक थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। वह पिछले कई महीनों से उलझन में था। वह चाहता था किस तरीके से यह पता चल सके कि तीनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कौन है जो उसके साम्राज्य को और अच्छी तरीके से फैला सकता है। उसने कई बार अपने पुत्रों की तरह तरह से परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों ही सम्राट के सामने कुशल योग्यता के साथ साबित हुए। सम्राट की समस्या और बढ़ती जा रही थी और उसी समय एक साधु उनके पास भिक्षा मांगने आया। क्योंकि साधु दोपहर के समय भिक्षा मांगने आया था, तो सम्राट ने उनसे आग्रह किया कि आज का भोजन आप मेरे साथ करें, उसके बाद आप भिक्षा लेके वहाँ से जा सकते हैं। साधु सम्राट की बातें मान लेता है और वो दोनों भोजन के कक्ष में जाकर बैठकर भोजन करने लगते हैं। भोजन करते समय साधु सम्राट के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि सम्राट किसी परेशानी में है। भोजन के बाद जब दोनों एक साथ एक कक्ष में बैठे थे, तो साधु ने सम्राट से पूछ ही लिया कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं। सम्राट ने कहा, महाराज, समस्या बस इतनी सी है कि मैं अपने उत्तराधिकारी को चुन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे तीनों ही पुत्र कम नहीं हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। समझ नहीं आ रहा है कि साम्राज्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। साधु ने मुस्कुराते हुए बोला कि इस समस्या का समाधान तो बहुत ही आसान है। साधु ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो सम्राट को भी बहुत पसंद आई और उसके बाद वो सन्यासी वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और तीनों को एक एक गेहूं की बोरी देकर बोले कि मैं अपनी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कब लौटूंगा उसका समय निश्चित नहीं है, शायद 2 या 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब मैं लौटूं तो इस बोरी का एक दाना भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, यह सुरक्षित रहनी चाहिए। इतना बोलकर वो अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। पिताजी के जाने के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र उनकी गेहूं की बोरी को ले जाकर तिजोरी में बंद कर देते हैं, इस उम्मीद में कि जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं उनको वापस ये बोरी सही सलामत वापस कर दूंगा। दूसरा पुत्र सोचता है कि गेहूं की बोरी को सुरक्षित रखने का यह कौन सा तरीका हुआ, तिजोरी में रखना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पिताजी कब वापस आए क्या पता, जब तक तो गेहूं में कीड़े लग चुके होंगे और यह बिल्कुल नष्ट हो चुकी होगी। यही सोचकर उसने अपने महल के पीछे जो खाली ज़मीन पड़ी थी उसमें वो गेहूं फिकवा दिए। उसने सोचा जब पिताजी वापस आएंगे तो यह बोरी एक की 4 हो जाएंगी। लेकिन वह कोई किसान नहीं था, ना ही उसने खेती की समझ थी। उसने गेहूं को ऐसे फेंका था जैसे कोई किसान नहीं फेंक सकता। उसने किसी किसान की ज़मीन की तरह निरीक्षण भी नहीं किया, बस भगवान के भरोसे उन्हें फेंक दिया। जब भगवान फालतू के पौधे लगा सकता है तो मेरे गेहूं भी उगा ही देगा। उसके मन में बस यही विचार था। से छोटे बेटे ने सोचा, गेहूं को तिजोरी में रखना मूर्खता होगी और पिताजी के आने तक सब सड़ जाएगा, सब राख हो जाएगा, और गेहूं को ऐसे भगवान के भरोसे फेंकना भी मूर्खता ही होगी। उसने एक निर्णय लिया। उसने किसान की सहायता से एक ज़मीन का निरीक्षण करके उसने किसान की तरह सब कुछ देखा, जांचा। उसकी सहायता से गेहूं के बीजों से फसल उगाने की तैयारी करनी शुरू की और बीच बीच में उसने उन फसलों की देख रेख भी की। उसके पिताजी 3 साल बाद वापस आए। सबसे बड़े बेटे से पूछा कि कहाँ है गेहूँ। बड़े बेटे ने तिजोरी खोल के दिखाई तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राख बची थी और कुछ भी नहीं था। पिताजी ने क्रोधित होकर बोला कि मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जो करोड़ों जीवित दानों में परिवर्तित हो सकते थे,
लेकिन तुमने तो उन्हें भी राख बना दिया। भला ही तुमने क्या कर दिया? अगर मैं तुम्हारे हाथों में राज्य दे देता तो तुम भी यही करते। वर्षों बाद उसको भी तुम ख़त्म कर देते। सम्राट ने दूसरे पुत्र से पूछा, गेहूँ के दाने कहाँ हैं? वह सम्राट को महल के पीछे जो बंजर ज़मीन थी उस पर ले गया, परंतु वहाँ पर गेहूँ का एक दाना भी नहीं था। वहाँ तो सिर्फ कुछ खरपतवार और कांटे वाले पेड़ थे। गेहूँ तो वहाँ दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रहे थे। वो गेहूँ फैलाने के बाद दोबारा वहाँ देखने ही नहीं आया, ना उसने जांच पड़ताल की। पिताजी ने कहा, तुमने यहाँ पर गेहूँ फेंकने से पहले ज़मीन का निरीक्षण किया था? उसकी जांच पड़ताल की थी कि ज़मीन कैसी है, कैसे खेती की जाती है? तुम्हें कोई अंदाज़ा था? बेटे ने बस शर्मिंदा होकर ना बोल दिया। उसने सोचा कि जब भगवान घास फूस बिना किसी देखभाल के पैदा कर देते हैं, उन्हें बड़ा कर देते हैं, तो क्या वो मेरे गेहूं के बीजों को बड़ा नहीं करेंगे? सम्राट ने कहा, तू तो इन राज्यों को क्या, तू तो इन बीजों को संभालने के लायक भी नहीं है। जो इंसान इतना लापरवाह हो सकता है, मैं उससे साम्राज्य कैसे दे सकता हूँ? तुम बहुत लापरवाह हो, तुम इस योग्य नहीं हो। यह सुनकर वो चुपचाप एक और हो गया। फिर उसने अपने तीसरे बेटे से पूछा कि तुम्हारे गेहूं की बोरी कहाँ है? वह सम्राट को एक खेत के पास ले गया। सम्राट ने जितना गेहूं उसको दिया था, उसने कई गुना ज़्यादा करके उसने सम्राट के सामने खड़ा कर दिया। उसने उसी बीजों से कई गुना खेती कर दी थी। पिताजी यह देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि उसके सामने एक विशाल हरा भरा खेत था, जिसमें जीवित और लहराती हुई फसल खड़ी थी, जिसकी सुगंध से हवा पूरी महक रही थी। उसकी फसल देखकर पिताजी बहुत खुश हो गए। वो खुशी से बोले कि राज्य तो तुम ही संभालो, तुम ही संभाल सकते हो, तुम में ही ये काबिलियत है, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को संभाल सकता है वही राज्य संभाल सकता है। यही काबिलियत तुम में मैंने देखी है। राजा ने खुशी खुशी अपना सारा राज्य अपने छोटे बेटे को सौंप दिया। तो दोस्तों, हम सभी को एक समान सा समय मिलता है, लेकिन हम अपने समय को किस तरीके से उपयोग में लेते हैं, ये हम पे निर्भर करता है।